बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 4th सेमेस्टर खाका निगारी। खाका का फ़न और उर्दू में खाका निगारी की रवायत, आज इस पर बात होगी। खाका को अंग्रेज़ी में पेन पोर्ट्रेट कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसे कलमी तस्वीर कह लीजिए। उर्दू में सवाने निगारी तो दौरे कदीम से मुतारिफ़ है, जिसके हर अहद में मयार बदलते रहते हैं, मगर खाका निगारी दौरे जदीद में मुतारिफ़ हुई है। खाका किसी शख्सियत के असल चेहरे तक रसाई की कोशिश होती है, इसलिए इसमें ना तो वाक़यात की ज़ुबानी तरतीब होती है और ना ज़िंदगी भर की कहानी, बल्कि इसमें तो ऐसे वाक़यात जमा किए जाते हैं जो किसी शख्सियत की नकाब कुशाई कर सकें। अब हर शख्स दूसरे शख्स से जुदा है, इसलिए ना कोई रस्मी तरीका इख्तियार किया जा सकता है, ना इसको राइज करना मुमकिन है। जितने शख्स उतने ही चेहरे, उतने ही तरीके। हर शख्स अपनी जगह बेशुमार खसूसियात का मालिक होता है। इसकी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात उसके इर्द गिर्द बिखरे पड़े होते हैं, मगर खाका निगार सिर्फ़ ऐसे वाक़यात को उठाता है, सामने लाता है जो असल शख्सियत को सामने ला सके। किसी शख्सियत को समझने के लिए उससे ज़ाती ताल्लुक़ का होना भी ज़रूरी है। किसी शख्स का शख्सी खाका से ज़ाती ताल्लुक़ होगा तो वो उस शख्स को पूरी तरह समझ सकेगा, वरना नहीं। और ये ज़ाती ताल्लुक़ एक दो मुलाकातों पर मबनी मुमकिन नहीं है, काफ़ी भी नहीं है। कम से कम इतना ताल्लुक़ ज़रूर हो जब तक कि फ़र्द की हकीकत खुल कर सामने आ जाए। खाका निगारी इसमें वो अंदाज़े बयान को अपनाना चाहिए जो ख़ास एहतियात की इसमें ये ज़रूरत पड़ती है कि खुश्क अंदाज़े बयान ना हो, बल्कि इसमें आप थोड़ा सा शगुफ्ता हल्का फुल्का मज़ाहिया रंग इसमें इख्तियार करें, ताकि जिस शख्स का खाका बनाया जा रहा है उससे हमदर्दी हो। जिस शख्स का खाका बनाया जा रहा है उसकी कमज़ोरियाँ अगर बयान हों तो उनकी वजह भी हो, ताकि कारी उसकी गलतियाँ आसानी से माफ़ कर सके। खाका निगारी के सिलसिले में कदीम तज़किरों को देखा जाए तो उम्मीद अफ़ज़ा सूरत नज़र नहीं आती। बिला आखिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर नज़र जाती है। उनके यहाँ शख्सियात के खाके नहीं मुरक्के हैं। उर्दू खाका निगारी के सिलसिले में पहला नाम फ़रतुल्लाह बेग का है। फ़रतुल्लाह बेग ने 1927 में अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा। इसके अलावा दिल्ली का यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर, एक वसीयत की तामील, उनके खाके इस तरह से हैं। फ़रतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद के खाके में ना सिर्फ़ एक उम्दा खाका कलमबंद किया, बल्कि इस फ़न की हदूद भी मुतय्यन कर दी। इसमें नज़ीर अहमद की बेशुमार खामियां भी बयान की गई हैं, लेकिन उनसे नफ़रत नहीं होती, उनसे वहशत नहीं होती। इसमें मुसन्निफ़ ने नज़ीर अहमद से कई बार शोखी भी की, मगर मोहब्बत करते भी दिखाई देते हैं। दिल्ली का यादगार मुशायरा में अशख़ास की तस्वीरें हैं, उनके बहुत लंबे लंबे मुकालमे भी हैं, उनके बातिन में झांकने की कोशिश नहीं की गई। इस किताब में सिर्फ एक शख्स है जिसका खाका भरपूर अंदाज पर पेश किया गया है, और वो है मोमिन खान मोमिन। फ़रतुल्लाह बेग ने मोमिन की शख्सियत को महबूब और दिलकश बना दिया है, और इस किताब में दिल्ली की ज़वाल पज़ीर तहज़ीब की अदबी ज़िंदगी की तस्वीर पेश की है। खाका निगारी के सिलसिले में दूसरा अहम नाम रशीद अहमद सिद्दीकी का है। उनके खाकों में अशख़ास ज़िंदा और मुतहरिक हैं। उन्होंने बहुत से अफराद से जज्बाती मोहब्बत की है। इस मोहब्बत का एक मनफी नमूना उनके खाके मोहम्मद अली जौहर में दिखाई देता है। इसमें उन्होंने मोहम्मद अली जौहर की मौत का इंतकाम उनके दुश्मनों से लेने की कोशिश की है। रशीद अहमद सिद्दीकी का अंदाज़े बयान शुस्ता, सादा, पुरवकार है। उनके यहाँ शख्सियात की खामियाँ खूबियाँ किसी शख्स के मनफी मुस्बत हवाले बनकर नहीं आते, बल्कि ये सब खसूसियात हैं जो एक शख्स की तस्वीर के मुख्तलिफ रंग और लकीरें हैं, और ये लकीरें ही हैं
انہوں نے گنج ہائے گرام آیا ہم نفسان رفتہ ذاکر صاحب ہمارے ذاکر صاحب خاکوں کے مجموعے یادگار چھوڑ گئے۔ خاکہ نگاری کے سلسلے کا تیسرا اہم نام مولوی عبدالحق کا ہے۔ مولوی عبدالحق کی کتاب جو چند اہم عصر کے نام سے ہے، انہوں نے اس میں شخصیات جن کے خاکے تحریر کیے ان کے کارناموں سے پیار کیا ہے، ان کی شخصیات سے نہیں۔ کارنامے متحرک ہیں اور شخصیات ذرا جامد ہیں۔ یہی اس کتاب کی کمزوری ہے۔ اس کتاب کی ایک کمزوری اور ہے کہ خاکوں کو سوانح یا سیرت کے قریب ہوتا ہوا نظر آتے ہیں۔ ان تین ناموں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ایک کتاب کا تذکرہ بہت ضروری ہے، اور یہ کتاب ہے کہ کیا خوب آدمی تھا۔ اس میں 11 خاکے ہیں جو آل انڈیا ریڈیو دہلی سے پڑھے گئے۔ انہیں ڈاکٹر سید عبداللہ نے مرتب کیا۔ اس کتاب میں کامیاب، نیم کامیاب، ناکام تمام تینوں قسم کے خاکے موجود ہیں۔ اس کتاب میں جو 11 خاکے ہیں یہ 11 سالوں میں لکھے گئے، اس لیے اس میں اس فن کو بہت زیادہ اس میں ارتقاء پایا جاتا ہے اور اس میں فرق نظر آتا ہے عرصے کا۔ اس کتاب کا بہترین خاکہ وہ ہے جو ملا واحدی نے علامہ راشد الخیری کے اوپر لکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد خاکہ نگاری کس طرح سے عمل میں آئی اور کیسے یہ ممکن ہوئی۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ جو خاکہ ہے وہ قیام پاکستان کے بعد بے شمار خاکے لکھے گئے۔ ان میں افراط اور تفریط بھی ہے اور اعتدال بھی ہے۔ جن خاکوں میں اعتدال تھا وہی فنی لحاظ سے اہم خاکے سمجھے جاتے ہیں۔ خاکہ نگاری کے فروغ کے لیے کہ جو وجہ اقدار کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ افراد کے کرداروں کی تبدیلی بھی تھی۔ صورتحال بہت سے ادیبوں کو نے ماضی کی طرف جھانکنے اور ماضی کے کرداروں کو زندہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد خاکہ کی پہلی کتاب گنجے فرشتے 1952 میں شائع ہوئی۔ منٹو نے خاکوں میں اختلاف کے باوجود افسانے کی شکل دینی شروع کر دی اور ان کے خاکے کرداری افسانے کا تاثر دیتے ہوئے ملے۔ پھر یہ تاثر تبدیل نہیں کرتے۔ ان کے خاکوں میں معاملات جو ہیں وہ ان کی گرہیں آہستہ آہستہ کھلتی ہیں، اور قائد اعظم کے علاوہ بہت سی شخصیات تھیں جن کے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے، اس لیے انہوں نے ان کے خاکے اپنے انداز میں تحریر کیے۔ مثلاً اختر شیرانی کے خاکہ میں جو عورت، ایک برقع پوش عورت کا شیراز ہوٹل آنا، اور ایسے ہی میرا جی کے خاکے میں بھی آخر تک معلومات کی جو ساری مختلف قسم کے افراد تھے ان کا ذکر بھی اس میں کیا گیا ہے۔ اور 1954 میں ڈاکٹر اعجاز حسین کی کتاب ملک ادب کے شہزادے شائع ہوئی۔ اس میں 44 خاکے۔ یہ خاکے مختصر ہیں اور فنی لحاظ سے زیادہ معتبر ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے لکھے گئے ہیں۔ 1955 میں نقوش لاہور کا شخصیات نمبر شائع ہوا، جس میں 82 ادیبوں اور شاعروں نے خاکے لکھے جو ان کے قریبی احباب کے بارے میں تھے۔ فراق صاحب جنہوں نے مجتبیٰ حسین کا خاکہ سب سے اہم ہے ان کے ہاں، اس میں مجتبیٰ حسین نے فراق صاحب کے شاگرد اشرف علی کے حوالے سے ایک المیہ کا رنگ بھی پیدا کر دیا ہے۔ یہ خاکہ مجتبیٰ حسین کی کتاب نیم رخ میں شامل کیا گیا ہے۔ 1955 میں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کہن شائع ہوئی۔ اس کا دلچسپ ترین خاکہ مولانا گرامی کے بارے میں ہے۔ ان کی کتاب سرگزشت میں بعض مختصر خاکے موجود ہیں۔ اشرف صبوحی اور شاہد احمد دہلوی اردو کے 2 ایسے ادیب ہیں جنہوں نے مرحوم دہلی کو اپنی تحریر میں زندہ کر دیا۔ اس میں صبوحی نے بیشتر غیر معروف شخصیات کے جس میں میر باقر علی داستان گو کے خاکے لکھے۔ انہوں نے مکالموں کے ذریعے مختلف خاکوں کو ابھارنے کی کوشش کی اور بہت سے لوگوں نے اس میں
इस पर कुछ एतराज़ भी हुए और पसंद भी किए गए। मसूद अशर ने भी चंद एक खाके लिखे। इनमें मुस्तफ़ा ज़ैदी पर उनकी तहरीर खासी अहम है। ज़मीर जाफ़री बुनियादी तौर पर मज़ाह निगार हैं। उन्होंने मज़ाह निगारी के लिए बाज़ शख्सियात का चुनाव इस तरह कर लिया कि खाका निगारों की सफ़ में भी आगे निकल गए और किताबी चेहरे लिख डाली। फारिग बुखारी ने एल्बम में बाज़ कामयाब खाके लिखे। इसके बाद दूसरा जो अहम नाम है वो इनके किताब का वो प्याज के छिलके, औखे लोग, मुमताज़ मुफ्ती, और इन खाकों में अक्सर अफसाने का अंदाज़ इख्तियार किया गया। बाज़ जगह नफ्सियाती तज्ज़िया की कोशिश की गई। बहरहाल उन्होंने शख्सियात के टुकड़े टुकड़े करके देखने की कोशिश की गई। इनका खसूसियत से खूबसूरत तरीन खाका जुल्फ़कार अहमद ताबिश पर उनका लिखा हुआ है उनका है। और शहाब साहब के बारे में अपने खाके में मुफ्ती साहब ने उन्हें जो एक वली कामिल साबित करने की कोशिश की है, इस तरह से ये खाका कुछ मावराई सा हो गया है। पाकिस्तान में लिखे गए खाकों के बारे में बहुत लंबा चौड़ा लिखा जा सकता है, आप इसको पढ़ के इसमें इजाफा कर सकते हैं। खाकों के बारे में अपनी राय देना ना भूलिए। लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।